न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने बिहार के सिवान में चुनावी रैली को किया संबोधित। कर्नाटक सरकार के आवास आरक्षण फैसले पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का तीखा प्रहार। हरियाणा में युवाओं के मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस करेगी आंदोलन। तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने बिहार के सिवान में चुनावी रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी ने आज बिहार के सिवान जिले के जसौली में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को विकास के नए युग की ओर अग्रसर होने का विश्वास दिलाया। पीएम ने कहा है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज सिवान से हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोहगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां की जनता की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए।
ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली
सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के
हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी दो दो तीन तीन पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे। लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की जानी मानी संस्थाएं भारत की इस बड़ी उपलब्धि की प्रशंसा कर रही है। और भारत ने जो ये कमाल किया है, इसमें बिहार का यहां हमारे नीतीश जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के,
अति पिछड़े समाज के यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे, उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं, उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा, वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। इसका बहुत अधिक फायदा बिहार के मेरे गरीब भाई बहन, दलित भाई बहन, महादलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन, अति पिछड़े भाई बहन, ये सारे जो योजनाएं चला रहा हूं, सबसे पहले फायदा इनको मिल रहा है। बिहार में पीएम आवास योजना से 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने हैं। यहां सीवान जिले में भी गरीबों के 1,10,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके। मैं एक जिले की बात बोल रहा हूं और ये काम निरंतर जारी है। आज भी बिहार के 50,000 से अधिक परिवारों के लिए घर की किस्त जारी की गई है। और जानते हैं मेरे लिए दोहरी खुशी किस बात की है? ये घर ज्यादातर माताओं बहनों के नाम पर है। मेरी जिन बहनों बेटियों के नाम पर कभी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है।
साथियों, हमारी सरकार घर के साथ साथ मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी दे रही है। बीते सालों में देश भर में 12 करोड़ से अधिक नए परिवारों के घर नल पहुंचा है। इसमें सिवान के भी 4.5 लाख से अधिक परिवारों को पहली बार नल से जल मिला है। गांवों में हर घर में नल हो, शहरों में पीने के लिए पर्याप्त पानी हो, हम इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। बीते सालों में बिहार के अनेक शहरों के लिए पानी की पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए। अब दर्जनों और शहरों के लिए पाइपलाइन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीवन और बेहतर बनाएंगे। भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। एनडीए कैसा बिहार बना रही है, इसका उदाहरण मढ़ौरा रेल फैक्ट्री है। आज मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यह अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा। आप सोचिए, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। ये फैक्ट्री उसी सारण जिले में बनी है जिसको पंजे और आरजेडी वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। आज ये जिला दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट मैप पर अपनी जगह बना चुका है। जंगल राज वालों ने तो बिहार का विकास इंजन ही ठप कर दिया था। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मुझे पक्का विश्वास है बिहार मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही, बिहार के कारखानों में बनने वाला सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के नौजवान जो सामान बनाएंगे
वो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। साथियों, इसमें बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहर नाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है। अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए,
भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक सरकार के आवास आरक्षण फैसले पर शिवसेना नेता शाइना एनसी का तीखा प्रहार। मुंबई से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने तीखा विरोध जताया है। शाइना एनसी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। अब उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण बढ़ाकर 15% कर दिया, जो न सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण को प्रभावित करेगा, बल्कि सामान्य वर्ग के लिए अवसरों में भी कटौती करेगा। The Karnataka Congress government has always played appeasement. Their decision to increase reservation for minorities in housing allotments to 15% would affect the reservation for the scheduled castes, the scheduled tribes, the OBCs, besides the general quota. And this is anti-constitution. It is unconstitutional because there has never been a provision under the Constitution to provide such reservations for particular communities. When the Constitution clearly says that reservation cannot be given on the basis of religion, Rahul Gandhi and the Congress party, who speak about upholding the Constitution and spreading all kinds of false narratives, I think it is the time for them to answer right now. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में युवाओं के मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस करेगी आंदोलन। दिल्ली से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस की रणनीति और आगामी संघर्ष की जानकारी दी। हुड्डा ने कहा है कि हाल ही में हरियाणा में युवा कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी निर्वाचित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दिल्ली में बैठक के लिए पहुंचे, जहां युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में सबसे पहले हिसार कृषि विश्वविद्यालय का मामला सामने आया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने मांग की कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें जो सभी चयनित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो आज मिलने आए, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से आशीर्वाद भी लिया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, और उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा में बहुत से ऐसे युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ युवा कांग्रेस की टीम के साथ, और उन मुद्दों को लेकर हरियाणा की जो युवा कांग्रेस के जो सारे हमारे नौजवान पदाधिकारी के रूप में चयनित होकर आए हैं, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। जिसमें पहला मुद्दा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो हिसार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अन्याय किया है छात्रों के साथ, मारपीट की गई है छात्रों के साथ, उनके स्टाइपेंड्स को बंद किया गया है और एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो सभी छात्रों की मांग है कि उस पर कार्रवाई हो, वाइस चांसलर को तुरंत हटाया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ न्याय संगत कानूनन जो कार्रवाई बनती है, उन आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई कराई जाए, स्टाइपेंड्स को दोबारा पूर्ण रूप से दोबारा शुरू कराया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो एचपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एचपीएससी में लगातार एचपीएससी भर्ती घोटालों का केंद्र बन गया है, भर्ती माफिया पनप गया है हरियाणा के अंदर, और एचपीएससी के माध्यम से लगने वाली जो भर्तियां हैं उसमें ये देखा गया अमूमन कि हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को चयनित किया जा रहा है लगातार। ये पिछले कई वर्ष से हो रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक भी हो रहे, एक के बाद एक भर्ती घोटाले भी हो रहा है। और अभी भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर्स अभी कंडक्ट किए गए, उसमें टूटी हुई सील के कारण हिंदी का पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन जो पेपर लीक हिंदी के पेपर में था उसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर भी लीक था। एक और तो छत्तीसगढ़ से 27 क्वेश्चन यूं के यूं
पाए गए। इतिहास के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में बिहार से 25 प्रश्न यूं के यूं पाए गए। कई उत्तराखंड से कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उत्तराखंड के इम्तिहानों से, और वही क्वेश्चन हमारे एचपीएससी के एग्जामिनेशन में यूं के यूं उसी क्रम में बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के प्रश्न। ये एक बहुत बड़ा माफिया, क्योंकि कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बताया गया है कि वो दूसरे प्रदेशों की कंडक्ट की जाने वाली इन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर पर तैयारी करा देते हैं पहले, और फिर वही क्वेश्चन हमारे एचपीएससी के अंदर रिपीट कर दिए जाते हैं। और इसीलिए जिसमें मैंने जैसे कहा कि इतिहास में 22 प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा के सामने पाए गए थे, 14 प्रश्न उत्तराखंड पीएससी के प्रश्नों से पाए गए थे। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की परीक्षा में लगभग 27 प्रश्न सीधे बिहार की परीक्षा से उठाए गए थे। तो ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये चिंताजनक पैटर्न है। हमारी मांग है पहले तो ये जो जैसे हिंदी का रद्द हुआ है उसी तरीके से इतिहास, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों भी रद्द होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में आज ये बात मैंने युवा कांग्रेस के सभी साथियों से चर्चा विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव रखा, जिसको सबने मांगते हुए और आगे आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे। और मेरी मांग है कि हरियाणा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा का हो। ये बाहर के हैं चेयरमैन और बाहर के बच्चे लग रहे हैं। हरियाणा के बच्चों के अधिकारों का हनन करने का काम किया जा रहा है। 75% बच्चे बाहर के लग रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 में एचपीएससी के माध्यम से। तो हरियाणा प्रदेश जो है अगर एचपीएससी का चेयरमैन है वो हरियाणा का ही होना चाहिए। ये हमारी आज मांग है आप लोग के माध्यम से, और इस मांग को लेकर हम संघर्ष करेंगे जब तक हरियाणावासी एचपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसके साथ एक और जो बड़ा विषय निकल के सामने आया वो सीईटी जो अभी कंडक्ट की जा रही है उसमें समय पर्याप्त नहीं दिया गया, और जिस रूप से कास्ट के सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया थी वो जटिल रूप से प्रक्रिया करी गई, जिसकी वजह से हजारों बच्चों ने अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट, एससी के सर्टिफिकेट बनाने में उस समय सीमा के रूप में वो नहीं बन पाए सर्टिफिकेट्स। इसीलिए दोबारा से सीईटी की जो है डेडलाइन उसको खोला जाए और चेंजेस जहां अपने कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स सबमिट कराने की दोबारा से प्रक्रिया को एक सरकार कोई न कोई समाधान इस बात का निकाले। साथ में इस सरकार ने युवाओं के साथ एक और बहुत बड़ा छल किया है। 8600 पोस्ट, जिसमें पुलिस के, हरियाणा पुलिस के भी लगभग 5000 के करीब पद शामिल है, जो आचार संहिता से कुछ देर पहले इनको निकाला गया था बच्चों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने की राजनीति के लिए। और इन 8600 पोस्टों को अब सरकार ने वापस ले लिया है और अब बात की जा रही है कि नए सीटी के बाद लाया जाएगा। तो यानी कि चुनाव के पहले जितने जुमले दिए गए उनमें ये भी एक जुमला शामिल था, 8600 पोस्ट भी शामिल थी। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग पर किया कब्जा। भारत के स्टार एथलीट के नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। नीरज ने पेरिस डायमंड लीग 2025 की मेंस जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया। नीरज चोपड़ा ने पहले दौर में 88.16 मीटर का शानदार थ्रो किया। बीच के राउंड में 3 मार्क्स के बावजूद उनके शुरुआती प्रयास ने उन्हें पूरे प्रतियोगिता में शीर्ष पर बनाए रखा। चोपड़ा ने शुरुआत में ही लय बना ली। पहले प्रयास में 88.16 मीटर भाला फेंका और तुरंत बढ़त बना ली। जर्मनी के जूलियन वेबर 87.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब पहुंचे, लेकिन चूक गए। बता दें, डायमंड लीग जीतने के बाद भी नीरज को कोई पदक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लीग में कोई मेडल नहीं दिया जाता। इसमें हर पोजीशन पर खिलाड़ियों को अंक मिलते हैं। इन अंकों के आधार पर साल की आखिरी डायमंड लीग में जगह मिलती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे दोनों टीम के खिलाड़ी। हेडिंग्ले लीड्स में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीमें मैच से पहले मैदान पर एकत्रित हुए हैं। इस दौरान
following the tragic events in Ahmedabad, India last week. Please join us in a moment's silence while we remember those affected. बढ़ते हैं अगली खबर की। सोनाक्षी सिन्हा के लुक को देख यूजर्स ने फिर से किया ट्रोल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती है और इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म निकिता रॉय को लेकर खूब चर्चा बटोर रही। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला है और फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है और इसी सिलसिले में सोनाक्षी जोर शोर से फिल्म का प्रमोशन कर रही है। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सोनाक्षी मुंबई में स्पॉट की गई जहां वह एक हटके लुक में नजर आई। इवेंट में पहुंचते सोनाक्षी ने मीडिया को कई पोजेस दिए। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि जहां कुछ फैंस ने उनके लुक की तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर किया। कोरोना ने अब तक लिए 120 लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में 4 की मौत। कोरोना से होने वाली मौतें अब डरा नहीं रही है। बीते रोज कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली में एक मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि देश भर में कोरोना के 64 नए मामले आए। वहीं 1 जनवरी 2025 से अब तक की बात करें तो अभी तक 120 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। संक्रमण के लोग 18,256 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 5,608 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो प्रदेश में अभी तक 1807 मामले कोरोना संक्रमण के आ चुके हैं, जिसमें से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 389 कोरोना के एक्टिव मामले। बीते रोज 54 लोग कोरोना से ठीक हुए, वहीं 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कसा तंज, बोले बहुत पहले ही मैराथन योग किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 21 तारीख को ही हमने बड़ा योग किया था, वो मैराथन योग था। उस योग की शुरुआत मुंबई से हुई और उसी की वजह से 21 जून को महाराष्ट्र में काफी बदलाव आया। हम यहाँ विकास देख रहे हैं, हमारी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और मैं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे अभी आप ही ने बताया कि 21 तारीख ही थी उस दिन। 21 तारीख को हमने वो बड़ा योगा किया था और मैराथन योगा था। तो ये मुंबई से शुरू हुआ योगा और इस योगा उस 21 तारीख की वजह से महाराष्ट्र में एक परिवर्तन भी आया, महापरिवर्तन हुआ। मुंबई डेवलप हो रही है। आज यहाँ जो योगा यहाँ पर हो रहा है, ये ऐसी जगह थी क्या? आज एक कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, मेट्रो रुकी पड़ी मेट्रो है। पूरे देश राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा है। एक लोगों की सरकार, आम जनता की सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने काम किया है। इस बार भी अभी देवेंद्र जी और हम मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मोदी जी साथ में, डबल इंजन की सरकार है। अमित भाई भी इस राज्य को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ वो भी मदद करते हैं और हमारे देश को दहशतवाद, आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त कराने का भी एक संकल्प आदरणीय मोदी जी और अमित भाई का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को योग दिवस की दी बधाई। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्राचीन योग आज वैश्विक स्वास्थ्य का मार्गदर्शन कर रहा है। योग केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। आज जब हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, यह अवसर पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि भारत के पास न केवल आध्यात्मिक ज्ञान है बल्कि यह एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर चुका है। भारत आज इंजन ऑफ ग्रोथ बनकर पूरी दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। ये हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुरातन, भारत का अपना देन योग आज विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करता है।
योग दिवस पर हम आज पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि भारत के पास जो ताकत है, भारत के पास जो अपनी खुद की संस्कृति है, भारत एक प्रकार से पूरे विश्व को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का एक इंजन ऑफ ग्रोथ बना है। पूरा विश्व की नजर आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत पर है। जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे विश्व शांति की बात हो, हर विषय में भारत की अहम भूमिका आज पूरा विश्व देख रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को 1 दशक योग और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई देता हूं और 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूरे विश्व को प्रधानमंत्री जी का संदेशा देना चाहता हूं। वन अर्थ वन हेल्थ ही इस विश्व को आगे चलकर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगी। मुझे पूरा विश्वास है भारत का भविष्य उज्जवल है और जब भारत का भविष्य उज्जवल होगा तभी विश्व का भविष्य भी उज्जवल हो पाएगा। अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक और बधाई देना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से जो ईरान में हमारे भाई बहन भारतवासी अटके हुए थे, वहां के युद्ध की प्रकार स्थिति में उन सबको वापस लाया जा रहा है। कल ही 1000 से अधिक हमारे भाई बहन वापस आए। उन सबका स्वागत करता हूं और पुनः जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कोई भी जगह पर विश्व में युद्ध ना हो, बातचीत से मसले हल हो, लेकिन अगर कोई गलत करे, अगर कोई आतंकवादी कारनामे करे तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने में भी कभी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारत की तरफ कोई आंच उठा के देखे, उन सबको चेतावनी है कि वो संभले, लेकिन और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा मुंह तोड़ जवाब देने की। Now observe your shoulder muscle movement, length inhale and exhale. Close. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप ने तोड़ा 250 साल पुराना प्रोटोकॉल। डोनाल्ड मुनीर की लंच मीटिंग से मचा हंगामा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर नरम रुख अपनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच पर बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच हुई लंच मीटिंग पर भारत में हड़कंप मच गया। इसे ट्रंप की दोहरी राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रतिक्रिया दी। पृथ्वीराज चव्हाण ने इसकी गंभीरता बताते हुए इसे चौंकाने वाला बताया है। देखो, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि सवाल ये कि एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने, मैं समझता हूं, अमेरिकी इतिहास में 250 साल का प्रोटोकॉल तोड़ दिया है कि एक अफसर, ना तो कोई सरकार के मुखिया है ना राष्ट्र प्रमुख है, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक
एक सरकारी अफसर है, चाहे आर्मी चीफ हो, उसे खुद बुलाकर न्योता दिया है, लंच किया है, उनसे बातचीत की है काफी करीबी, उनके बारे में कई कुछ कहे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, मीडिया की तरफ से अब कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, तो सब नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पहले भी आर्मी के जनरलों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया था। ये सरासर गलत है। तीन पाकिस्तानी जनरल को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया था, उनसे मिले थे कम से कम, लेकिन वो तीनों पुराने जनरल देश के मुखिया बन गए थे, उन्होंने ताकत हथिया ली थी। इस केस में ऐसी हालत है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और ये एक आर्मी चीफ है, यानी सरकारी अफसर है। ना तो प्रधानमंत्री से मिले, ना राष्ट्रपति से मिले, लेकिन एक जनरल जो फील्ड मार्शल बन गया उससे मिले। तो इसके बहुत सारे माने निकलते हैं। पाकिस्तान में रेजिम चेंज अटल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बताया है कि अगर पाकिस्तान में किसी से बात करनी है तो सिर्फ फील्ड मार्शल मुनीर से करना ही ठीक है, कि वही सब मालिक है। तो यानी एक ही झटके में उन्होंने मुनीर को एक ऐसा ओहदा दे दिया कि वो मुखिया है देश के, और जो विद्यमान प्रधानमंत्री है उनको रफा दफा कर दिया कि भाई आपकी कोई औकात नहीं है, आपसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। ये ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये बातें की है, क्यों किया होगा? एक तो बात है कि ये शायद वो रेजिम चेंज को और उसको गति देना चाहते हैं, जल्दी से कराना चाहते हैं। एक दूसरी बात है, शायद इजराइल ईरान युद्ध में पाकिस्तान की कोई अहम भूमिका हो सकती है। हो सकता है कि कोई अमेरिका पाकिस्तान से सैनिकी अड्डे बनाने की बात करें, जो अभी है नहीं वहां पे, और जगह है काफी सारे। तीसरी बात हो सकती है कि किसी पाकिस्तानी एक नेता ने कुछ कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर आणविक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर भी उन्हीं एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करेगी, जिसको बाद में किसी ने डिनाई किया, लेकिन ये बात सोच में चल रही है। कुछ और बातें बताई गई कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक बिजनेसमैन है, एक बिल्डर है, डेवलपर है, उनका क्रिप्टो करेंसी में भी काफी इंटरेस्ट है, तो शायद एक क्रिप्टो करेंसी की कुछ बात करने वो पाकिस्तान के मुखिया से गए थे, और आजकल वो मुखिया लेफ्टिनेंट फील्ड मार्शल मुनीर को ही समझते हैं, ये भी उन्होंने बताया। एक दूसरी बात भी चल रही कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर वहां पे ट्रंप टावर बनाना चाहते हैं, जिसकी अनुमति पाकिस्तान के मुखिया से मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद अब होगा हल, राज्य सरकार ने विपक्ष संघ समिति का किया पुनर्गठन। महाराष्ट्र सरकार ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया है। एक जीआर के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली समिति का पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि सीमा विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय गैर पक्षपातपूर्ण और प्रतिनिधि निकाय द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाने की आवश्यकता है। समय समय पर नई सरकार आने पर समिति का पुनर्गठन किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी सीमा विवाद हाल ही में फरवरी में देखा गया था। इस मामले के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारें आमने सामने आ गई थी। ये विवाद तब सामने आया जब बेलगावी के मरिहाल में एक बस चालक और कंडक्टर को कथित तौर पर मराठी में बात न करने को लेकर पीटा गया था। ये सीमा विवाद इतना बढ़ गया था कि कई दिनों तक दोनों पक्षों की ओर से बस चालकों पर हमले के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं प्रभावित हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की। धनंजय मुंडे को हाई कोर्ट से मिली राहत। एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को कथित पहली पत्नी करुणा मुंडे को गुजारा भत्ता देने के सत्र न्यायालय के अंतरिम आदेश को उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्थगित कर दिया है। कनिष्ठ न्यायालय ने मुंडे को घरेलू हिंसा के आरोप में दोषी ठहराया था। साथ ही करुणा को हर महीने 2 लाख रुपए भरण पोषण देने का आदेश भी मुंडे को दिया गया था। यह आदेश सत्र न्यायालय ने भी कायम रखा था और गुजारा भत्ता की राशि में वृद्धि भी की थी। मुंडे ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मंजुषा
देशपांडे की एकल पीठ के समक्ष मुंडे की याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान एकल पीठ ने सत्र न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया। साथ ही गुजारा भत्ता की कुल राशि में से 50% राशि मुंडे को न्यायालय में जमा करने का आदेश भी दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में कई जगह मूसलाधार बारिश, नदियां उफान पर, लेकिन विदर्भ और नागपुर का पता भूल गए वरुण देवता। राज्य में इस समय भारी बारिश हो रही है। कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को राज्य में मानसून के शुरुआती दौर में अब तक की सबसे अच्छी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कोंकण में हुई। आज का दिन राज्य के लिए भी काफी अहम रहा। राज्य में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण जिले, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में आज भारी बारिश होने वाली, इसलिए इन क्षेत्रों के नागरिक और किसान सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग के अनुसार आज पुणे जिलों के घाटों में भारी बारिश की संभावना है। पुणे के लिए आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं उपराजधानी में मानसून आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारिश का कहर नागपुर के लोगों पर जारी है। क्या वरुण राजा नागपुर का पता भूल गए हैं? यह सवाल नागरिकों के मन में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में तेजी से बढ़ रहा है योग। 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा कारोबार। आज शनिवार को पूरे विश्व में काफी उत्साह के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाखों लोगों के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग किया। इस योग दिवस ने न केवल योग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया है, बल्कि योग को एक इंडस्ट्री के रूप में भी विकसित कर दिया। योग अब केवल मैट पर आसन करने तक ही सीमित नहीं है। आज यह एक बड़ा उद्योग में तब्दील हो चुका है, जहां करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। भारत में योग कारोबार करीब 20 करोड़ रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक ग्लोबल योग मार्केट लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का है और आने वाले 5 वर्षों में इसके बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए पार कर जाने का अनुमान है। वही IMAR की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 2024-32 के बीच योग से जुड़ा ग्लोबल मार्केट में हर साल 9% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब वक्त हो चला ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।